नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बीते दिनों हुई तीखी बहस के बाद यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की की तरफ मदद का बड़ा हाथ बढ़ा दिया है। जेलेंस्की के समर्थन में कई यूरोपीय देश आ गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे ताकतवर यूक्रेन के साथ मिलकर चल रहे युद्ध पर विराम लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं और इसके लिए ब्रिटेन यूक्रेन के लिए 5000 रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 1.6 अरब पाउंड यानी 2 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए भी तैयार है। उधर फ्रांस भी यूक्रेन की मदद के लिए तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद यूक्रेन को बड़ी राहत नजर आ रही है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका रूस का साथ दे सकता है। ऐसे में जेलेंस्की के लिए मुश्किलें भी हो सकती हैं। इन सब के बीच जो बड़े सवाल हैं कि क्या लंदन समिट के बाद एक नए युद्ध की शुरुआत देखने को मिलेगी, दो देशों के बीच हुई नोकझोंक का वैश्विक परिदृश्य और भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर दिखेगा, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। Disrespectful to the country, this country that's with backed all you. respect. Your country's in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a answer? lot of talking. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. This That was with your Obama. president. It was your president. Excuse me. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद दुनिया भर में राजनीति गरमाई हुई है। सवाल यह है कि क्या दो देशों के बीच शुरू हुए मनमुटाव से एक नया युद्ध देखने को मिलेगा? क्या ट्रंप की यूक्रेन पर विचारधारा भारत के लिए चिंता का विषय है? इसे ध्यान में रखते हुए भारत को अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर विस्तारवादी रणनीतियों और राज्य प्रायोजित आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संप्रभुता का उल्लंघन देशों के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। उधर देश की महाशक्तियों में शुमार देशों के बीच टकराव एक बड़ी चिंता का विषय बनकर उभर रहा है। ऐसे में ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के भारत के परिप्रेक्ष्य में कई मायने हैं। ट्रंप का यूक्रेन के मामले में रवैया दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना के कई मायने हैं, खासकर भारत के लिए। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। भारत को पूर्वी पड़ोसी देश की विस्तारवादी नीतियों, पश्चिमी सीमा पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद का सामना करना पड़ा है। इसलिए ट्रंप का नजरिया भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को भी इस मामले में सतर्क रहना होगा। जरूरत पड़ने पर अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ यूक्रेन का मामला नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और व्यवस्था का सवाल है। आज यूक्रेन के साथ ऐसा हो रहा है तो कल किसी और देश के साथ भी हो सकता है। इसलिए इस मामले में चुप रहना किसी भी देश के हित में नहीं है। यहाँ दूसरा बड़ा सवाल भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भी है। शेयर बाजार में खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। निवेशकों को ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात से रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पैदा हुए भू राजनीतिक तनाव को खत्म करने का रोड मैप मिलने की उम्मीद थी और अनुमान था कि सोमवार को भारतीय बाजार में थोड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन ट्रंप जेलेंस्की के बीच बहस ने चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि रूस के साथ अमेरिकी सरकार का रुख यूरोपीय देशों की भू राजनीतिक शांति और भारतीय कारोबार के लिए नुकसान पैदा कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है ट्रंप जेलेंस्की की बैठक नॉर्थ ब्लॉक के लिए नई टेंशन पैदा कर सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदने और यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट करने का मौका दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सरकार को सपोर्ट देकर रूस यूक्रेन युद्ध से खुद को अलग कर लिया है। ऐसे में भारत के लिए कारोबार को लेकर झटका लग सकता है। एक्सपर्ट्स ने डिफेंस डील को लेकर भी भारत के समझौते की क्षमता पर दबाव की आशंका जताई है। अमेरिका द्वारा रूस के लिए ये नया रुख अमेरिका और किसी भी यूरोपीय देश के साथ डिफेंस डील को बढ़ा सकती है, जिससे भारत से डील प्रभावित हो सकती है। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुए बैठक में फैसला अमेरिका के लिए अच्छा है। डॉलर में और तेजी आ सकती है, जिससे भारतीय रुपया और दबाव में आ सकता है। ये भारतीय बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दुनिया भर में महंगाई का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये भारत समेत ग्लोबल मार्केट पर असर डालेगा। कुल मिलाकर यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन कितना मजबूत होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है और भारत की क्या भूमिका होगी, ये बड़े सवाल हैं।
चलिए, जाहिर तौर पर तो एक बात है, यूरोप अमेरिका का टकराव है, वैश्विक परिदृश्य पर प्रभाव की बात हो रही है। कितना इम्पैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस चर्चा में आज तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुल्यालकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह। मोहम्मद अली शाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं सौरभ दुबे। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश। कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक बात भी कहना चाहती हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा लाइव चल रहा था छत्तीसगढ़ से, जिसकी वजह से आज हम आधे घंटे बाद इस चर्चा में जुड़े हैं और एक महत्वपूर्ण सवाल करूंगी। उसी पर मैं चाहूंगी बहुत संक्षिप्त जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, ताकि प्रॉपर समय पे हम इस चर्चा को विराम भी दे पाएं और सबकी बात भी पूरी हो जाए। तो चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले सौरभ जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सौरभ जी, यूरोप अमेरिका का टकराव, यहाँ दो बातें हैं। एक तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करेंगे, शेयर बाजार को लेके बहुत सारी चीजें बीच में आई हैं, और पूरे वैश्विक परिदृश्य को समझें तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो टकराव है ये उन 5 शक्तिशाली देशों जिनको गिना जाता है, आप समझिए जब आपसी टकराव आएगा तो उसका इंपैक्ट वैश्विक रूप से दिखेगा ही दिखेगा। तो ये जो पूरी तस्वीर आई है, इसे आने वाले समय में वैश्विक रूप से यदि समझा जाए और भारत के परिप्रेक्ष्य में समझा जाए, कैसे देखते हैं? ये सवाल इसलिए भी जायज और महत्वपूर्ण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, भारत के साथ, पीएम मोदी के साथ किस तरह के टर्म्स है ये हम सब जानते हैं। पीएम मोदी के दूसरे देशों के साथ जो व्यवहार है वो भी हम जानते हैं। तो ये इसको कैसे बैलेंस करके चल पाएंगे? राखी, देखिए, महत्वपूर्ण तो ये पूरी दुनिया के लिए है और पूरी दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पर है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी होता है ये वैश्विक राजनीति में, पहले भी मैं इस मंच पर कह चुका हूं, वो पर्दे के सामने दिखाई देता कुछ और है और होता असल में कुछ और है। अंदरूनी क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो घटनाएं सामने आई हैं, चूंकि यूएसएड का भी पहला मामला जब सामने आया था, तब ट्रंप का पहला बयान आया, दूसरा बयान आया, तीसरा बयान आया, चौथे बयान तक मामला ही पूरा पलट गया। तो जब भी कभी कोई इस तरह की घटना होती है, ये जो पिक्चर एक बनाई गई है, इस पिक्चर को बनने के बाद में पूरा परिदृश्य ही बदल गया है, जो आज तक कभी नहीं देखा वैश्विक राजनीति में। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जहां अमेरिका साम्राज्यवाद की नीति अपना रहा है, पिछले बयानों के आधार पर हम ये आकलन लगा सकते हैं। जैसे कि अमेरिका ने ट्रंप ने पहले बयान दिए कि ये अमेरिका में होना चाहिए, उसी प्रकार रूस का भी एक साम्राज्यवाद का रुख हम आशंका लगा सकते हैं। अभी केवल कोई दावा नहीं कर सकते। तो इन यूरोपियन यूनियन के जो छोटे देश हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है और अपनी सुरक्षा के लिए वो एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं और एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। परस्पर सहयोग की भावना इन देशों के अंदर है। अगर भारत की बात करें तो भारत को अपना रुख स्पष्ट रखना होगा, चाहे वो रूस के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो अमेरिका की यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध मजबूत बने रहे, मगर उनका कोई खास असर हमें देखने को मिला नहीं। जिस तरह यात्रा हुई, यात्रा के बाद कोई ऐसे नतीजे आए हो जिन्हें हम नतीजों को बड़ा ही सकारात्मक तौर पर देख सकें, तो ऐसा कुछ अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। रूस से हमारे संबंध पुराने हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये कहें कि अब ये जो नए समीकरण बने हैं, इससे रूस अमेरिका के साथ में कितना घुला मिला है, क्योंकि अमेरिका से पहली बार ऐसा हो रहा है कि खबरें सुनने में आ रही हैं कि अच्छी खासी बातचीत चल रही है, नए वर्ल्ड समीकरण बन सकते हैं और चीन के साथ भी अमेरिका की चर्चा। तो ये सब कुछ पहला कभी नहीं देखा गया। अब जो घटनाक्रम बन रहा है वो एक नया घटनाक्रम है और इस पर वाकई नजर रखनी होगी, बड़ी पैनी नजर रखनी होगी। आगे तस्वीर जैसे जैसे बदलती जाएगी उसी के अनुसार भारत को पहल करनी होगी। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं? मोहम्मद अली शाह जी, मुझे सुन पा रहे हैं?
जी हाँ राहुल भाई। हाँ मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि आप जी रक्षा हाँ, विशेषज्ञ हैं, जी हाँ, सुन पा रहा हूँ आपको अच्छे से। हाँ मैं डिफेंस की दृष्टि से यदि इस चीज को समझने की कोशिश करूं, आज अपनी रिपोर्ट में भी हमने बहुत सारी चीजों को देखा, शामिल किया है इस सब्जेक्ट को। जब मैं एक स्टडी कर रही थी उसमें आया कि जब डील्स की बात आएगी तब डिफेंस की बात भी आएगी, और डिफेंस डील को लेकर भी एक प्रभाव होगा। कितना प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, जो यूरोपियन डिफेंस स्टॉक मार्केट्स हैं वो सर्ज हुए मंडे को आज, क्योंकि यूरोपियन यूनियन देशों ने कमिट किया कि बूस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जब आप मिलिट्री स्पेंडिंग के ऊपर तो आपके स्टॉक्स, आपके शेयर, आपकी प्राइसेस, आपके स्टॉक्स ऊपर जाएंगी मार्केट। तो देखिए, डिफेंस में ये है, क्योंकि हम देख रहे थे कि अब तक जो है यूक्रेन को बाकायदा पूरी मदद मिली थी अमेरिका से। जो बाइडेन साहब पूरा फुल ऑन हेल्प कर रहे थे यूक्रेन की, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई यूक्रेन कुछ चंद दिनों में ये जंग हो जाएगी खत्म और ये मामला हो जाएगा खत्म। लेकिन जो बाइडेन के 1 साल के बाद ही ये शुरू हो गया, और ये 3 साल से ऊपर अभी चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं डिफेंस के, क्योंकि ये अर्जेंटली जो यूरोपियन देश हैं वो अर्जेंटली अपने आप को रिवैम्प कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर। तो इसमें खतरे की घंटी तो है। ये देखिए कि भाई, क्योंकि जिस तरीके से गर्मा गर्मी हमने देखी जो डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि भाई आप तीसरे विश्व युद्ध की घंटी को चुनौती दे रहे हो, आप उससे खेल रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो। तो अभी लोग स्टैंड टू में है। स्टैंड टू यानी कि अगर फौजी भाषा में समझाएं तो मतलब बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं कि कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट अपनी करेंगे डिफेंस के अंदर और तैयार है बिल्कुल। तो यहां से मेरा मानना है कि डिफेंस सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो ऊपर जाएगा इससे। जी बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगे। अमित जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी सुन पा रहा हूँ। अमित जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। भारत के सभी देशों के साथ जो संबंध हैं, पीएम मोदी के भी जाहिर तौर पर जो एक रिलेशन है डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, यहाँ पे जो चीजें आई हैं, यूरोप अमेरिका के टकराव को ऐसे देखने की कोशिश की जा रही है। देखिए कोई भी चीज होती है, दो देशों की नोकझोंक इसको कह सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव बड़ा होगा। हम भारत को तो ले ही रहे हैं, लेकिन हम वैश्विक स्तर पर भी देख रहे हैं। क्या यहाँ पर भारत की तरफ से कोई एक बात उठाई जा सकती है? कोई हस्तक्षेप हो सकता है? क्या उसकी जरूरत होगी? या ये जो कहा जा रहा है, आज कई एक्सपर्ट्स ने ये कहा है, जो मैं फिर से कहूंगी, जब मैं इस चीज को देख रही थी उसमें ये बात आई है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट हमेशा रहा है और होना भी चाहिए। तो हमें हमेशा सतर्क रहना है, रिलेशंस चाहे किसी भी कंट्री से कैसे भी हो। जी राखी जी, सर्वप्रथम तो और मुझे बुलाने के लिए और समय। देखिए, आपने जैसा कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट की नीति सबसे पहले रही है, तो हमारे लिए भी भारत फर्स्ट की नीति हमेशा सर्वोपरि रही है, और प्रधानमंत्री जी इसी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो हम जब भी किसी भी मंच पर होते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी वो भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर रहते हैं, और दूसरी और कोई विचारधारा नहीं होती है। राखी जी, हमें एक चीज पर गौर करना होगा कि आज की तारीख में वर्ल्ड लीडर्स में कितने ऐसे लीडर्स हैं जो रशिया और यूक्रेन के साथ, यूक्रेन दोनों के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। कितने ऐसे लीडर्स हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। अगर आप वर्ल्ड लीडरशिप में देखें तो ऐसे गिने चुने लोग हैं, और इन एक दो लीडर्स जो हैं उसमें से प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले नंबर पर हैं। कि उन्होंने पहले, आपने देखा, मैं आज सिर्फ रशिया और यूक्रेन की ही बात करूंगा, जब वो रशिया गए तो उन्होंने पुतिन के साथ बैठकर उनको भी सजेस्ट किया कि वार कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के व्लादिमीर पुतिन जी के साथ रहे हैं जब उनकी बैठक हुई। और जब वो यूक्रेन गए और वहां भी उन्होंने जेलेंस्की को एडवाइस ये किया था कि जिस तरीके से ये वार एस्केलेट, ये कॉन्फ्लिक्ट जो एस्केलेट हो रहा है, ये दुनिया के स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। जब वो जर्मनी गए और जर्मनी में जब उनसे ये सब पूछा गया तो उन्होंने यहाँ पर भी यही कहा कि भारत का स्टैंड कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है। भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा था और शांति के पक्ष में हमेशा खड़ा रहेगा। तो अगर कोई ये समझता है कि भारत का स्टैंड न्यूट्रल है, वो न रशिया के पक्ष में है न यूक्रेन के पक्ष में है, तो ऐसा नहीं है। भारत हमेशा एक शांति के पक्ष में रहता है, और शांति का पक्ष ही अपने आप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है।
तीसरी बात, मैं आपको एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर आपका ध्यान खींचना चाहूंगा राखी जी। जिस तरीके से 2000 रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये 2014 के आसपास से चल रहा है। 2022 में रशिया ने यूक्रेन में इन्वेड किया। लेकिन अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की, उन्होंने किस तरीके से वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को खत्म कर दिया है। एक तरीके से मेजर पॉलिटिकल पार्टीज आज की तारीख में यूक्रेन में बैंड है, परमानेंटली बैंड है। मेजर मीडिया चैनल जो है वो बैंड है, उनके एसेट्स को, उनके अकाउंट्स को सीज कर दिया गया है। ये स्थिति आज की तारीख में यूक्रेन में चल रही है। 2024 में मई में उनकी प्रेसिडेंट जेलेंस्की का कार्यकाल खत्म हो रहा था 2024 मई में, लेकिन वार का हवाला देते हुए, मार्शल लॉ का हवाला देते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा, मतलब वो इलेक्शंस को कैंसिल कर दिया और संविधान को ही एक तरीके से, यूक्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी को एक तरीके से निरस्त कर दिया, ये कहते हुए कि हम वी आर इन द मिडल ऑफ वार। तो ये इस तरीके का, और इस पूरे घटनाक्रम को जो वर्ल्ड मीडिया है, जो जेलेंस्की के पक्ष में खड़े दिखाई जाते हैं या वार के पक्ष में कहा जाए तो खड़े दिखाई देते हैं, उन्होंने इसको एक बहुत सहज रूप से पेश करने का कोशिश किया। एक चीज को हमें ध्यान रखना होगा राखी कि अगर आज की तारीख में दुनिया अगर इस एक्सक्यूज को कि आज हम वार के बीच में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर सकते हैं, हम वार के बीच में हैं, हम इलेक्शंस को कैंसिल कर सकते हैं, पार्टियों को बंधक बना सकते हैं और मीडिया हाउसेस को कुचलने का काम कर सकते हैं, इस एक्सक्यूज को अगर आज हम सहजता के रूप से स्वीकार कर लेंगे तो हम एक बहुत ही अंधकार के रूप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम दुनिया को एक अंधेरे की तरफ धकेल रहे हैं, ये मेरा मानना है। तीसरी बात, मैं आपको थोड़ा सा, मैं विषय अंतर हो रहा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। ये कालखंड हमने देखा है 75 में किस तरीके से इस देश के संविधान को कुचला गया, तो लोग थे उनके संवैधानिक मूल्यों को कुचला गया और पूरे देश को किस तरीके से अंधेरे में ढकेल दिया गया, और जिससे कि आज तक वो हॉरर ऑफ इमरजेंसी आज भी हमें हॉन्ट करता है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए, हमने इस चीज से, हम इस दौर से गुजर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आज जो भी इस वार के पक्ष में खड़ा है, अभी जैसे आपने रिपोर्ट में अपने बताया कि यूरोपियन यूनियन दे रहा है मदद, ब्रिटेन दे रहा है मदद, यूके दे रहा है मदद, तो अगर आप आज जो भी इस वार के पक्ष में खड़ा है, वो नैतिक के पक्ष में खड़ा है, वो अराजकता के पक्ष में खड़ा है, वो शांति के खिलाफ आज खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन भारत का हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और यही संदेश भारत हमेशा देता आया है। ठीक है, शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। शिवानंद जी, इस टकराव के आप क्या मायने देखते हैं? ये सवाल मेरा आपसे इसलिए भी है क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होगी। मैंने एक बात बोली है यहाँ पर, भारत के सबके साथ कैसे रिश्ते हैं, हम भारत में हैं तो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को भली भांति देखेंगे, समझेंगे, जरूरी भी है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, 5 शक्तिशाली शक्तियां, वो देश जिनमें आपस में टकराव हो जाए, ब्रिटेन को लीजिए, फ्रांस को लीजिए, रूस है, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ अमेरिका है, जब इन लोगों में ऐसा टकराव आएगा तो हम कैसे इस चीज को आगे देख पाएंगे? हम भारत भी उसमें इंक्लूड है। देखिए, ट्रम्प जी ने जिस एक्शन में यूक्रेन के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। मेरे को लग रहा है थर्ड महायुद्ध होने का चांसेस है। नंबर 1, मोदी साहब थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। अभी देखिए, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आया सबके साथ रिश्ता ठीक नहीं है, ओनली 23 कंट्री के साथ रिश्ता अच्छा है। मोदी साहब ने थोड़ा चेंजेस करके सबको विश्वास में लेके, आज देखिए यूक्रेन से हो या रशिया से हो, आज मोदी साहब का रिश्ता जैसा चाहिए, हमेशा भारत देश शांति के लिए प्रयास करते हैं, हमेशा पहले से एग्रीमेंट है अपने साथ। लेकिन मोदी साहब ने या विदेश मिनिस्टर ने जाके क्या क्या किया वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आज अमेरिका सबके ऊपर भारी दबाव डाल के, प्रेशर डाल के वो डराने के लिए कोशिश के लिए, आज देखिए इंडियन लोग अमेरिका में जो रहते हैं उनके लिए डेली जंजीरा डाल के लेके आ रहे। मोदी साहब क्या किया? कुछ नहीं किया। देश का गौरव था वो नीचे चला गया, इंसल्ट हुआ। मोदी साहब थोड़ा एक्शन में होना चाहिए।
जवाब मैं चाहूंगा। ट्रम्प से बात करना चाहिए था। दूसरी बात, ट्रम्प ने जिस तरह से अग्रेसिव हो रहे, मेरे को नहीं लग रहा है ट्रम्प का दिमाग है। ट्रम्प के पीछे और कोई कंट्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको गाइडलाइंस है। इसमें इंडिया को धोखा ज्यादा है और इंडिया हमेशा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। लेकिन शिवानंद जी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को संभाल कर ले चलने वाले वहां के राष्ट्रपति, उनको कौन पीछे से मार्गदर्शन देगा, ये भी तो देखिए। देखिए पीछे से मार्गदर्शन, देखिए आज अमेरिका का जो शस्त्र है उनका बेचना है, या कोई भी आर्मी को सप्लाई करने का अमेरिका से कुछ जगह पे क्लोज हुआ, क्योंकि चाइना भी दे रहे हैं, फ्रांस भी सप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी भी सप्लाई कर रहे हैं। इसलिए उनका जो बिजनेस है जो अमेरिका का, वो थोड़ा 19-20 हुआ है। इसलिए ट्रम्प को एग्रेशन होना जरूरी है और इंडिया अलर्ट होना बहुत जरूरी है। और इंडिया क्लियर नहीं कर रहे हम यूक्रेन के साथ है या रशिया के साथ है, या इंडिया अमेरिका के साथ भी रिश्ता मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है। कल ऐसा ना हो कि इंडिया जाके फंसना नहीं चाहिए। इसलिए आज के डेट में बजट बढ़ाना चाहिए, आर्मी अलर्ट करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं विनती करना चाहता हूँ, जो कंट्री हमारे साथ रिश्ता खराब हो रहे हैं उधर जाके बात करना चाहिए, उनके साथ शांतिपूर्वक। जो हमारे मित्र बीजेपी प्रवक्ता का मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी साहब 11 साल में आके कितने, आज साइड में नेपाल के साथ भी रिश्ता खराब हो गया, बांग्लादेश से खराब हो गया, ऐसा कौन सा मोदी साहब ने किया? लेकिन थोड़ा अलर्ट रहना जरूरी है। आने वाले दिन इंडिया के लिए बहुत धोखा है, डेंजर में जा रहे हैं। ठीक है शिवानंद जी, मैं वापस अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। एक सेकंड, छोटी सी प्रतिक्रिया और आज मेरे पास समय की सीमा है। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। कुमार राकेश जी, एक लाइन में, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है तो मैं अपना प्रश्न बहुत छोटा सा करूंगी। ओवरऑल एक कंक्लूजन आपसे जानना चाहती हूँ कि यूरोप अमेरिका का ये जो टकराव है, वैश्विक परिदृश्य में इसका कितना प्रभाव देखते हैं? राकेश जी, घंटों की जो ट्रम्प और संवाद को एक लाइन में समेट पाना तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत ही दुष्कर कार्य है किसी के लिए भी। कोई भी प्रवक्ता हो, वक्ता हो, विश्लेषक हो। लेकिन ये जो कहते हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो जो संवाद, वाद विवाद जो व्हाइट हाउस में हुआ है ट्रम्प और जेलेंस्की को लेकर के, इसके बहुत दूरगामी परिणाम दिखने लग गए हैं और दिख रहे हैं। उसके अलावा जो स्थितियां और परिस्थितियां बन रही है और जो बनेगी, वो आज की स्थिति में देश के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। तीसरी बात, जो डेमोक्रेसी है, फ्री मार्केट है, और 3 बातें हैं इसमें, जो सिक्योरिटी अलायंस है, 3 मुद्दों पे ये पूरी की पूरी वार्ता में कहीं न कहीं दाव पेच है। चौथी बात कि एक बहुत ही बड़ा कंट्राडिक्शंस है, हालांकि डिप्लोमेसी बेस्ड ऑन द कंट्राडिक्शंस और कई तरह के कंसेप्ट्स को लेकर के डिप्लोमेसी की परिभाषा बनती है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में जो यूरोप में नाटो कंट्रीज हैं, 32 कंट्रीज नाटो के हैं, यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज हैं, वो जो एक नया माहौल बना है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, ट्रम्प कहीं न कहीं से अलग थलग पर गए से दिखते हैं। चौथी बात, जो ये पूरा माहौल बना है उसमें शिवानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं उसकी बात को मैं प्लस करता हूं। भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है। इसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बार बार दोहराया है कि भारत न्यूट्रल नहीं है। तो क्या है? भारत शांति का पक्षधर है। भारत के लिए जितना जरूरी यूक्रेन है, जितना अमेरिका है, उतना ही रशिया है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा, भारत तो एक शांति दूत के रूप में उभरा है। अभी 3 दिन पहले
दिल्ली में उर्सुला मैडम जो आई थी, यूरोपियन यूनियन की जो एम्बेसडर हैं, जो प्रमुख हैं, यहाँ आना एक बहुत बड़ी बैठक करना पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि भारत की डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रांग हो रही है। वो एक मैसेज था जो कि अभी उनके सबसे बड़ी यात्रा कही जाए इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, जो यूरोप की पूरी आबादी है, यूरोप के जो संसाधन है, यूरोप कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है। मैं 2005 में मुझे यूरोपियन यूनियन का मीडिया फेलोशिप मिला, 98 डेज आई वाज इन यूरोप। थोड़ा बहुत जो समझदारी है मैं उसको आपके सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूं उस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन चौथी बात जो है, ये पूरी की पूरी जो ट्रंप है, मुझे लगता है कि जो डिप्लोमेसी के वाला सेंटेंस इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करके वो टू द पॉइंट बात करते हैं, जिसको जेडी वांस ने संभालने की कोशिश की। और हालांकि मिस्टर जेलेंस्की का व्यवहार भी एक मैच्योर्ड प्रीमियर का कतई नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे परिप्रेक्ष्य में सब लोग शांति शांति की बात करते हैं। शांति का पहल कौन कर रहा है? यूरोप कर रहा है क्या? यूके कर रहा है क्या? फ्रांस और इटली के मूव को देखें, वो अलग है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व का जो है एक जो है निगाहें गाहे बगाहे परोक्ष अपरोक्ष भारत पे आकर टिक गई है। और इसलिए आने वाले दिनों में भारत एक नए रूप में, नई भूमिका में आने वाला है, ऐसा मेरी मान्यता है, ऐसी मेरी सोच है। और भारत की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत हुई है। जहां तक रशिया और अमेरिका के संबंध हैं, या इसमें चीन और भारत की बात आएगी, रशिया अमेरिका की बात होगी, तो 4 सेक्टर्स में विभाजन हो गया है विश्व का। उसमें जो है, जो ब्रिक्स को लेकर के नया पंगा खड़ा किया है अमेरिका ने या ट्रंप ने, वो भी एक चुनौती है भारत के लिए भी और रशिया के लिए भी। ये तमाम जो पहलू हैं, जो तमाम समीकरण है, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और भारत इस पूरे मामले में एक बहुत ही साइलेंट स्पेक्टेटर है, वो मूक दर्शक नहीं है, और पूरे नजर रखे हुए हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति है। और जो भी होगा भारत के परिप्रेक्ष्य, मेरा मानना है बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, ये बात तो है आज, क्योंकि पूरे वैश्विक परिदृश्य की बात हो रही थी यूरोप अमेरिका के टकराव को लेकर, लेकिन भारत केंद्र था और यही सवाल हमने उठाया था कि भारत की भूमिका क्या होगी, डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। वहीं पर चर्चा आज आकर अभी यहाँ रुकी, जैसे कि कुमार राकेश जी ने कहा। अब जाहिर तौर पर इसका पूरा एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें, तो आप क्या मानते हैं? देखिए राखिए, निश्चित रूप से भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक न्यूट्रल रहने की बात है, तो भारत को एक तरफ से देखना पड़ेगा इस पूरी परिस्थिति को। देखिए, एक तरफ यूरोपियन कंट्री का जो संगठन है, दूसरी तरफ ट्रंप है। ये मानना बहुत ज़रूरी होगा कि ट्रंप अकेले पड़े हुए हैं। अकेले क्यों हैं? यूरोपियन कंट्री से। लेकिन आप देखिए, जब से चुनाव जीते हैं और सत्ता में आए हैं, आपने देखा होगा कहीं न कहीं पर रसिया और चाइना को लेकर के उनका रुख पहले जितना कड़ा था, बाद में नरम होता नजर आ रहा है। जेलेंस्की के साथ बातचीत और जो नोक झोंक हुई है, उसको भी समझने की जरूरत है। अगर ये नोक झोंक के बाद जिस तरह से यूरोपियन कंट्री ने जेलेंस्की को समर्थन दिया, खास करके डिफेंस को लेकर के और तमाम उनको जो सुविधाओं को लेकर के, जो वहाँ पर दी जानी चाहिए, जो सहायता दी जानी चाहिए, उनको लेकर के किस तरह से आगे बढ़ के सामने आया, तो निश्चित रूप से ट्रंप के लिए एक चुनौती बना यूरोपियन कंट्री। और जहाँ तक रसिया और यूक्रेन के शांति वार्ता की बात है, हमको लगता है भारत ने काफ़ी प्रयास किया है, प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयास किया है। लेकिन इस वार्ता में एक सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप का ये कहना, जेलेंस्की उन बातों को मान नहीं रहे थे जो समझौता होना था, जो उनके कब्जे की, रसिया के कब्जे में जो ज़मीनें आई थी, जो एरिया आया है, उनको लेकर के वो कहीं न कहीं समझौते के मूड में नहीं था। उसके लिए भी जिस तरह से ट्रंप को लेकर के कहा जा सकता है कि नेशन फर्स्ट, वैसे जेलेंस्की के लिए भी नेशन फर्स्ट जैसी स्थिति है। जहाँ तक वहाँ के आंतरिक मामले की बात है, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक देश है, अगर उसके खिलाफ कोई दूसरा देश युद्ध छेड़ता है, तो सबसे पहले वहाँ पर जो भी शासन कर रहा है अपने देश के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर सारी परिस्थितियों को देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इस तरह का जो टकराव है भारतीय वैश्विक स्तर पर किस तरह का प्रभाव दे रहा है। और आप देख रही हैं कि यहाँ पर जैसे आप देखिए शेयर मार्केट, तमाम चीज़ों में किस तरह से गिरावट आई है। और हम ये नहीं कहते कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, लेकिन आहट हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ
लगता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि यूरोपियन कंट्री ने अपनी ताकत बताने का प्रयास किया ताकि अमेरिका की दादागिरी न चले। और इस सारी बातों को अगर समझा जाए तो हमें लगता है कि जो इस तरह का टकराव या जो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, हमें सतर्क रहने की जरूरत है भारत को। हालांकि इन सारी परिस्थितियों में भारत की कहीं भूमिका उतनी ये नहीं है कि वो जा कर के इनके बीच में जाके फंसे। भारत लीड कर सकता है, भारत शांति प्रस्ताव ला सकता है, शांति वार्ता के लिए प्रेरित कर सकता है। हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी इसके पहले भी कई बार वहाँ जा कर के सारे देशों में जिस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया है वो एक सार्थक प्रयास है। बिल्कुल सर, क्योंकि समय की सीमा है, कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद अली शाह जी, जल्दी से बोलिएगा और उसके बाद अमित जी भी। मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज आप दोनों अपनी बात रख पाएं क्योंकि आप लोगों ने समय मांगा बहुत देर से। जल्दी से बोलिए। जी देखिए, जो यूरोपियन, आपका जो पहला सवाल है इस पे आ रहा हूं मैं। जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, जो उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने वो थर्सडे तक एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इख्तियार करेंगी जहां पर कई सारे उसमें मुद्दे होंगे। एक खास अहम मुद्दा होगा कि यूक्रेन को एक स्टील पोर्क्यूपाइन में तब्दील करना है, यानी कि एक ऐसा मुल्क बनाना है जो बाहर से कोई इन्वेड कर ना पाए। इसके लिए जो ब्रुगेल थिंक टैंक है उसने एस्टिमेट किया है कि यूरोप को 3 लाख और सैनिक और ट्रूप्स इख्तियार करने पड़ेंगे और एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग उनकी होगी, वो बढ़ेगी $262 बिलियन से, और उससे वो यूरोप को डिफेंड कर पाएंगे। ये उससे वो असम्पशन लगाया था कि अमेरिका यूरोप से विड्रॉ करता है, RTX, BAE, ESTL, ये 3 अहम डिफेंस प्लेयर हैं। अब RTX फॉर्मली जो है रायथियन टेक्नोलॉजी, इनके शेयर बढ़े 1.5% आज सुबह मंडे से, अर्ली मॉर्निंग से, और RTX जो कि बाय जोन में है 14 हफ्तों से कब बेस में है वो, तो वो ये मार्केट सर्च एनालिसिस के उसके तौर पर बता रहा हूं मैं। अब RTX स्टॉक स्टैंड्स, उसका जो रीसेंट परफॉर्मेंस थी बाकी अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के, RTX जो 5वें नंबर पे है डिफेंस एंड एरोस्पेस इंडस्ट्री में, जो IBD स्टॉक चेकअप के मुताबिक, वो टेक्निकल और फंडामेंटल फैक्टर्स के आपको बता रहा हूं मैं। अब जो बाकी S&P 500 डिफेंस प्लेयर्स हैं, जैसे लॉकहीड मार्टिन हो गया, वो 0.5% से, जनरल डायनेमिक्स 1.7% से, L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज जिसको LHX कहते हैं 0.8%, नॉर्थरोप ग्रूमन, NOC 8%। ठीक है मोहम्मद अली शाह जी, मुझे रोकना पड़ेगा सर, समय की सीमा है। अमित जी बहुत जल्दी से। राकेश जी देखिए, पूरे चर्चा को जो पूरे परिदृश्य की जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक चीज गौर करनी पड़ेगी कि US एड नाम का जो फंडिंग था वो ट्रंप ने उसको खत्म किया है, और इसी तर्ज पे यूरोपियन यूनियन ने भी एक जो अपने वो जो एड जारी करते थे बहुत अन्य देशों के लिए, हेल्थ का एड हो गया, बीमारियों के लिए जो हो गया, इनके लिए जारी करते थे, वो एड को रोका जा रहा है और इस पूरे के पूरे एड को डाइवर्ट किस तरफ किया जा रहा है, रक्षा की तरफ, अपने आप को सुदृढ़ करने की तरफ किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 क्या आने वाला है, हो सकता है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जितने भी एड्स कैंसिल हो रहे हैं वो सब डाइवर्ट हो रहे हैं रक्षा की तरफ। तो एक बहुत ही सोचने वाला विषय है, और मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ जाते जाते। ये यूक्रेन की फर्स्ट लेडी है, इन मिडिल ऑफ वॉर, वो एक मैगजीन है, उसके लिए वो कवर पेज के लिए वो शूट कर रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाला विषय है कि किस तरीके से एक जंग के बीच में वहां का जो प्रेसिडेंट है, चाहे वो आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं कि ये हम फंड रेज करने के लिए कर रहे हैं या कुछ भी करने के बीच में, आप वहां पर बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं का कत्ल हो रहा है, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो आई है दुनिया के सामने। इसकी जो समाधान है वो शांति से ही निकलेगा, वार्तालाप से ही निकलेगा, और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा इस चीज को तत्परता से प्रस्तुत किया है। चलिए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, शिवानंद जी, कुमार राकेश जी वापस नहीं आ पाऊंगी सर। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। यूरोप अमेरिका का टकराव, वैश्विक परिदृश्य पर प्रभाव, बातें देखिए बहुत सारी हैं, ये बात सच है, ये विषय इतना बड़ा है, और यदि तीसरे विश्व युद्ध तक के लिए हम इसको कनेक्ट करते देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह चर्चा एक बहुत ज्यादा लंबी होनी थी, लेकिन समय की सीमा है। अब जितनी बातें सामने आई हैं उसका कितना इंपैक्ट दिखता है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पे थी और हर दिन इसमें से एक कड़ी निकल कर आती है। देखिए कल तक क्या और अपडेट आता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।